गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिल्डोजो इन्वेस्टमेंट पे। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आऊँ। तो दोस्तों आज के दिन हमारा फोकस है डाटा सेंटर की थीम पे। आप सब लोग को पता है मैंने पास में भी आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं। तो दोस्तों मेरे को लगता है आने वाले टाइम में डाटा सेंटर की थीम काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकती है। जिस हिसाब से दोस्तों आपने पास में देखा इंडिया के अंदर पिछले 2-3 सालों से पावर की थीम काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो की है, उसी हिसाब से मुझे लगता है डाटा सेंटर की थीम का भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि डाटा सेंटर के जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं इन सबको आपको लॉन्ग टर्म के पर्पज से अपने पोर्टफोलियो में बाय करके रखना चाहिए। मैंने दोस्तों आपको पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए हैं, जैसे ADSL हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, T-Link, TSSL और कई इस तरह के और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। इसके अलावा दोस्तों डाटा सेंटर से रिलेटेड कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो सिर्फ मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को रिकमेंड किए हैं, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेके। लेकिन जैसा कि मैं आपको दोस्तों पिछले कई महीनों से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है डाटा सेंटर की थीम को, क्योंकि मुझे लगता है थीम हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए मैं आज के दिन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर की थीम का स्टॉक लाया हूँ। दोस्तों कंपनी साइज में थोड़ी छोटी है और इस कंपनी की इसी साल लिस्टिंग हुई है, लेकिन दोस्तों कोई SME स्टॉक नहीं है, ये मेन बोर्ड का स्टॉक है। तो इस स्टॉक को हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि जनरली दोस्तों जो SME स्टॉक होते हैं वो लॉट्स में आते हैं, उनका साइज भी बड़ा होता है, तो हर इन्वेस्टर दोस्तों SME स्टॉक्स को बाय नहीं कर पाता। और मैं आपको कई बार कुछ इंपॉर्टेंट SME स्टॉक भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा मेन बोर्ड के इस इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो मेनली दोस्तों आप कह सकते हैं IT कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे करके इसका बिजनेस काफी शानदार तरीके से डाटा सेंटर की तरफ को ग्रो कर रहा है, और जिस हिसाब से कंपनी का फोकस है, कंपनी का फ्यूचर डाटा सेंटर की तरफ को काफी ब्राइट हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है, या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर दोस्तों आपको 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप प्लान दिखेंगे। सबसे पहला प्लान यहाँ पे फर्स्ट टाइमर का, दूसरा बिगनर का, थर्ड यहाँ पे गोल्ड इन्वेस्टर का और चौथा प्लेटिनम इन्वेस्टर का। तो आप इनमें से दोस्तों कोई सा भी प्लान लेंगे, आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। इन प्रिविलेजेस के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, ये स्पेशली उन लोग के लिए है जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग भी दोस्तों अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है, या अगर आप लोग को अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है, तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलेंगी उसकी। तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी दोस्तों कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। तो इस मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। और मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों हमारा फोकस रहता है माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और नैनो कैप स्टॉक्स के ऊपर स्टडी करने का। तो मेंबरशिप दोस्तों मैंने इस साल की स्टार्टिंग से शुरू की थी, और हमने उसके बाद से काफी इंपॉर्टेंट इस तरह के स्टॉक्स में बाय करके मल्टी बाइंग की है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग के लिए कुछ स्पेशल स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और रिसेंटली भी दोस्तों मैंने आपके साथ 3-4 नए स्टॉक्स की डिटेल वीडियो शेयर की है। मैंने देखे 2 दिनों पहले भी आपके साथ एक इंपॉर्टेंट स्टॉक की वीडियो शेयर की थी, जो कंपनी इस टाइम पे सोलर PV मॉड्यूल्स का बिजनेस करती है। साथ में कंपनी दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में भी एंट्री कर चुकी है, और कंपनी काफी शानदार तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। तो 2 दिनों पहले मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो पोस्ट कर रखी है, उस वीडियो को आपको जरूर चेकआउट करना है अगर आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाय करना चाहते हैं। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की पहली एडवांटेज थी। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। दोस्तों ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है, और कई बार देखे मार्केट आवर्स के दौरान अगर मुझे किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी होती है या नई बाइंग करनी होती है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करता हूँ। क्योंकि दोस्तों हर बार तो देखिए मैं आपको वीडियो बना के बता नहीं सकता कि आपको कौन से लेवल पे कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में बाय करना है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर करता हूँ चार्ट्स के थ्रू और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 3-4 दिनों पहले अगले साल के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2025 में कौन से स्टॉक आपको काफी बड़े तरीके से रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किया है, आप इन स्टॉक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से।
तो ये तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस रिकमेंडेशंस के बारे में कुछ बताया और साथ में चैनल की मेंबरशिप की भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी का फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे 1997 में हुआ था। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। अगर आप कंपनी के बिजनेस के वर्टिकल देखें तो करंटली कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस के वर्टिकल हैं। सबसे पहला हो गया यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशंस। दूसरा आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। थर्ड हो गया यहाँ पे क्लाउड और डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों एसेंशियली ये एक आईटी कंपनी है जिसके अंदर काफी बड़े तरीके से डाटा सेंटर का बिजनेस भी आपको ग्रो करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ की मैट्रिक्स दे रखे हैं कंपनी के। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का फॉर्मेशन यहाँ पे 1997 में हुआ था जब स्टैब्लिश हुई थी। करंटली दोस्तों कंपनी के जो टोटल एम्प्लॉयज हैं 1388 है और ये लगातार आपको हर साल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के दोस्तों ग्लोबल ऑफिस जो इस टाइम पे है सिंगापुर के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों अक्रॉस इंडिया 7 जगहों पे इसके ऑफिस हैं। तो कंपनी की करंटली इंडिया के अंदर काफी शानदार तरीके से प्रेजेंस दिखेगी आपको। इसके अलावा दोस्तों कंपनी देखिए कौन कौन से इस टाइम पे सेक्टर में काम करती है, या आप कह सकते हैं कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्री में इसके कस्टमर है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री आपको दिखेगी यहाँ पे बीएफएसआई, फिर फार्मा और हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, आईटीज और लास्ट में यहाँ पे कुछ और इंडस्ट्रीज। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट कीजिए इसका पहला बिजनेस वर्टिकल ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इसके अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है डाटा सेंटर सोल्यूशंस। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कोलैबोरेशन टूल्स प्रोवाइड करती है जिसके अंदर सीसीटीवी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंपनी सिक्योरिटी सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं यहाँ पे एंड यूजर कंप्यूटिंग जो कवर करता है यहाँ पे डेस्कटॉप मैनेजमेंट, एंड यूजर सपोर्ट, मोबाइल डिवाइसेस मैनेजमेंट। तो ये सबसे पहला पार्ट है इसके बिजनेस वर्टिकल का जिसे आप यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। यहाँ से कंपनी का काफी बड़े तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का दूसरा पार्ट है यहाँ पे बिजनेस का आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जिसे आप आईटीज कह सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूड है मैनेज सर्विसेज, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विसेज, आईटी फैसिलिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क ऑपरेशन, सर्विस सेंटर सर्विसेज, उसके अलावा सिक्योरिटी सर्विसेज और रिन्यूअल्स। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है क्लाउड और डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके अंदर कंपनी फोकस करती है यहाँ पे मिटिगेट करने के लिए वर्कलोड्स फ्रॉम डाटा सेंटर टू क्लाउड। तो यहाँ पे 3 मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस है कंपनी के जो काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के कुछ नए वेंचर्स भी देखिए अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें। इसके अंदर आपको दिखेगा डिवाइस एज सर्विसेज जिसे आप डैश कह सकते हैं। तो इस डिवाइस एंड सर्विस मॉडल के अंदर दोस्तों करंटली कंपनी ऑफर करती है डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, स्मार्टफोन्स एंड सर्वर्स। इसके अलावा ये बंडल्ड होते हैं दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ, मैनेज सर्विसेज के साथ, और ये ऑफरिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है सब्सक्रिप्शन बेसिस पे जो अलाउ करती है यहाँ पे कस्टमर को पे पर यूज के मॉडल के बेसिस पे। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कंपनी की लिस्टिंग इसी साल हुई है और कंपनी यहाँ पे करीबन 69.57 करोड़ के आसपास का खर्च करने वाली है इसी इंपॉर्टेंट डिवाइस एज अ सर्विस के ऊपर। और इस सेगमेंट पे कंपनी यहाँ पे परचेस करेगी इक्विपमेंट्स को जिसके अंदर इंक्लूड होंगे एचडी वैन, स्विचेस, नोटबुक, सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर्स फॉर ऑपरेटिंग लीज। तो ये कंपनी का नया वेंचर है दोस्तों जो फ्यूचर में काफी शानदार तरीके से ग्रो कर सकता है क्योंकि करंटली दोस्तों जो डिवाइस एज सर्विस वाला सेगमेंट है ये बहुत शानदार तरीके से इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस टाइम पे के हिसाब से डाइवर्सिफाइड आईटी सॉल्यूशंस और ऑफरिंग है कंपनी की। तो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर दोस्तों आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं जो इसकी मेन सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट के अंदर और सर्विसेज के अंदर कंपनी डाटा सेंटर सोल्यूशन प्रोवाइड करी है और एंड यूजर कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करी है। इसमें अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखें दोस्तों इसमें देखिए आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखा है FY 23 से 24 में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप H1 के बेसिस पे ही काफी शानदार जंप देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखिए खाली H1 FY 25 के बेसिस पे 2300 मिलियन रुपीज का हो गया इसका रेवेन्यू और इससे पहले आपको पूरे साल का ही 3100 मिलियन रुपीज का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों H2 जो है वो और भी बेटर हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 सालों में सबसे हाईएस्ट जाता हुआ दिख सकता है जब यहाँ पे कंपनी के FY 25 के कंप्लीटली रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट में जो आईटी इनेबल सर्विसेज है देखिए इसके अंदर कंपनी मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करी है, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करी है, आईटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करी है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सर्विस प्रोवाइड करी है, रिन्यूअल्स की सर्विस प्रोवाइड करी है और यहाँ पे डिवाइस एज अ सर्विस की सर्विस प्रोवाइड करी है। तो अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे आईटी इनेबल सर्विस के अंदर कंपनी के रेवेन्यू देखें तो इनमें आपको कंपनी के रेवेन्यू में काफी शानदार तरीके से जंप आता हुआ दिख रहा है। कंपनी के देखिए FY 22 में जो रेवेन्यू थे ये मिलियन रुपीज में रखे हैं, 798 मिलियन रुपीज के, फिर 1000 मिलियन रुपीज के हुए, फिर यहाँ पे 1300 मिलियन रुपीज के और करंटली यहाँ पे करीबन 600 मिलियन रुपीज के आसपास जा चुके हैं H1 FY 25 में। तो यहाँ पे भी आपको काफी बड़े तरीके से सेकंड हाफ में इनकी ज्यादा दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड इंपॉर्टेंट सर्विस है क्लाउड और डाटा मैनेजमेंट की सर्विस। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्रोवाइड करी है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके बाद कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोवाइड करी है, यहाँ पे कंपनी फंक्शन एज सर्विस और सर्वरलेस कंप्यूटिंग प्रोवाइड करी है। इसके बाद कंपनी की अगली ऑफरिंग है डाटाबेस एज ए सर्विस और यहाँ पे स्टोरेज एज सर्विस अमंग अदर्स।
अब इस कैटेगरी के अंदर भी दोस्तों कंपनी की काफी बड़े तरीके से ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज देखें तो FY22 में 581 मिलियन रुपीज के जो कंपनी के रेवेन्यू थे ये बढ़ के यहाँ पे 805 मिलियन रुपीज के हुए, फिर यहाँ पे 1500 मिलियन रुपीज के, और करंटली दोस्तों यहाँ आपको 800 मिलियन रुपीज के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं हाफ ईयरली बेस पे। और सेकंड हाफ कंप्लीट होने के बाद ये आपको FY25 में अभी तक के हाईएस्ट जाते हुए दिखेंगे। इस हिसाब से दोस्तों कंपनी तीनों पार्ट में देखिए काफी बड़े तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया जो पहली सर्विसेज है दोस्तों, यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट की सर्विसेज, ये आपको आने वाले सालों में काफी शानदार तरीके से इनक्रीज होती दिखेंगी, जो आपको क्लियरली यहाँ पे H1 FY25 में विजिबल दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कस्टमर बेस को। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग सेगमेंट जैसे मैंने आपको बताया, BFSI हो गया, फार्मा हेल्थ केयर हो गया, गवर्नमेंट PSUs हो गया, ITs हो गया और अदर कैटेगरी हो गई। इसके अंदर आपको कंपनी के काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स दिखेंगे। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे BFSI में देखें तो आपको इसके अंदर ट्रेड बुल्स दिखेगा, आपको यहाँ पे वैसाई जनता सहकारी बैंक दिखेगा, उसके बाद वैसाई विकास सहकारी बैंक दिखेगा और ब्लू चिप दिखेगा। इसके बाद फार्मा और हेल्थ केयर के अंदर ACG दिखेगा, ज्योति लैब्स दिखेगा, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट और PSU के अंदर महाडा दिखेगा, कोल इंडिया लिमिटेड दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ITs के अंदर इंटीग्रॉन दिखेगा, यहाँ पे उसके अलावा दोस्तों अदर कैटेगरी में डेकोर दिख रहा है। इसके बाद टेक पार्टनर में डेल दिख रहा है, आपको फोर्टिनेट दिख रहा है और लास्टली न्यूटेनिक्स दिख रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के कुछ बेसिक क्लाइंट्स दिखाए। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखें तो आपको दिखेगा कितने बड़े बड़े कस्टमर्स को कंपनी सर्व करी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी इस टाइम पे एक्सिस बैंक को सर्व करी है, एक्सिस बैंक इसका क्लाइंट है, यहाँ पे महाडा इसका क्लाइंट है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दिखेगा, बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दिख रहा है, HDFC बैंक, इसके अलावा इंडियन ऑयल दिख रहा है, इसके अलावा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, ब्लू चिप दिख रहा है, SBI दिख रहा है, L&T फाइनेंस दिख रहा है, NPCI दिख रहा है, स्टार ग्रुप दिख रहा है, BP दिख रहा है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स दिख रहा है। इसके अलावा आपको फार्मा कंपनियों में भी काफी बड़ी बड़ी कंपनी दिखेंगी दोस्तों। सन फार्मा हो गया, जैसे यहाँ पे आपको रिलायंस ग्रुप दिख रहा है, ICICI बैंक दिख रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप दिख रहा है, टेक महिंद्रा दिख रहा है, इसके अलावा आपको इंटीग्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे ACG दिख रहा है और लास्टली यहाँ पे आपको HCL जैसी बड़ी कंपनियां भी दिख रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्लियरली पे चल रहा है कितने बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनको इस टाइम पे करंटली कंपनी सर्व कर रही है, जो इसके क्लाइंट है। तो इससे हमें क्लियरली यहाँ पे कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पता चलता है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्टनर चेकआउट करता हूँ जिनके साथ पार्टनरशिप में कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको देखिए काफी बड़ी बड़ी कंपनी दिखेंगी। आपको AWS दिखेगा जो इस टाइम पे अमेजोन की कंपनी है, उसके अलावा आपको एप्पल दिख रहा है, कैस्परस्काई दिख रहा है, सिस्को जैसी बड़ी कंपनियां दिख रही हैं, आपको यहाँ पे फोर्टिनेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एप्पल दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे आपको डेल दिख रहा है, सिट्रिक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ओरिएंट ने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री के ओवरव्यू को। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की IT की इंडस्ट्री है, इसकी अगर आप टोटल वैल्यू देखें $246 बिलियन की इसकी वैल्यू है। IT सर्विस जो इंडस्ट्री है इसकी $129 बिलियन की वैल्यू है। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे IT इनेबल्ड सर्विसेज की वैल्यू दिखेगी $45 बिलियन की। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और यहाँ पे ER&D की कैटेगरी दिखेगी आपको $54 बिलियन की और हार्डवेयर की कैटेगरी $18 बिलियन की। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको और डिटेल में चेकआउट करते हैं। इंडस्ट्री के ओवरव्यू में अगर आप देखें जो डोमेस्टिक IT सर्विस की इंडस्ट्री इंडिया की, ये FY23 से 27 तक करीबन 6.5 से 7.5% के CAGR से ग्रो करती हुई दिखेगी आपको। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक IT सर्विस इंडस्ट्री है इसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे IT हार्डवेयर इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है जो इंडिया के अंदर, ये भी काफी बड़े तरीके से ग्रो कर सकती है 23 से 28 के बीच में। यहाँ पे करंटली इसमें ग्रोथ आ रही है 7.5% से 8.5% की CAGR की। इसके बाद इंडिया की जो ITs मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे FY23 से 27 के बीच में 6 to 8% के CAGR से ग्रो करने वाली है। तो यहाँ पे आपको तीनों सेगमेंट काफी बड़े तरीके से ग्रो करते हुए दिखेंगे। लास्टली दोस्तों यहाँ पे जो IT हार्डवेयर इक्विपमेंट की और मोबाइल फोन की यहाँ पे लीजिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, ये आपको 20 से 23 के बीच में करीबन यहाँ पे 14% की CAGR से ग्रो करती हुई दिखी थी। और यहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइम में 23 से 28 के बीच में भी 10 to 11% की CAGR से ग्रो करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ग्रोथ होगी इस टाइम पे डिवाइस एज ए सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, ये प्रोपेल करने वाली है सेवरल की ड्राइवर्स को, जैसे यहाँ पे हाइब्रिड वर्कफोर्स हो गया, डिमांड फॉर सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, सस्टेनेबिलिटी गोल्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हो गया, इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जैसे शुरुआत में मैंने आपको दिखा दिया है, कंपनी करंटली देखिए इस टाइम पे डिवाइस एज ए सर्विस की इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुकी है। ये कंपनी का नया वेंचर है और करंटली कंपनी एम कर रही है कैपिटलाइज करने के लिए इस ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी को। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ इंडस्ट्री के ओवरव्यू में कुछ और डिटेल। यहाँ पर दोस्तों अगर पब्लिक क्लाउड सर्विस की इंडस्ट्री देखें इंडिया के अंदर, तो ये और भी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। ये देखिए FY23 से 27 के बीच में 22 to 28% की CAGR से ग्रो करेगी। तो इसमें आपको एक्सेप्शनल ग्रोथ आती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों आज के दिन जो हमारा फोकस है डाटा सेंटर पे, अगर आप यहाँ पे देखें इंडिया के अंदर जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री है, ये FY23 से 27 के बीच में यानी आने वाले कुछ सालों में आपको 30 to 35% की CAGR से ग्रो करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ मुझे इस टाइम पे करंटली डाटा सेंटर की इंडस्ट्री में आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आपको डाटा सेंटर की थीम को मिस आउट नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल IT का देखिए प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्री है,
ये करीबन आपको 6.5 टू 8.5% की CAGR से ग्रो करती हुई दिखेगी आने वाले 4-5 सालों में। और यहाँ पे जो ट्रेंड है इस टाइम पे IT की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, ये आपको इसमें आने वाले 4-5 सालों में करीबन 8 to 9% की CAGR से ग्रोथ होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी इस टाइम पे स्टेडली इंक्रीज कर रही है अपने रेवेन्यू शेयर को क्लाउड और डाटा मैनेजमेंट की सर्विस के अंदर। इसका शेयर देखिए इससे पहले 16% के आसपास का था FY21 में, और करंटली ये 2 साल के अंदर आपको 29 to 30% का जाते हुए दिख रहा है। इसके अलावा करंटली दोस्तों कंपनी का जो मेनली बिजनेस है इस टाइम पे इंडिया में सिचुएटेड है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है डिफरेंट ज्योग्राफीज में। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा किस हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में दोस्तों हम यहाँ पे कंपनी का Q2 का परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं। तो अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में आपको काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। Q1 FY25 में अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे करीबन आपको 14,884 लाख के दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों Q2 FY25 में यहाँ पे अगले क्वार्टर में आपको कंपनी के रेवेन्यू एकदम से जंप करके यहाँ पे 22,314 लाख के होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे भी चेकआउट करें तो यहाँ पे पिछले साल आपको Q2 में कंपनी के रेवेन्यू 14,940 लाख के दिख रहे थे, और अब यहाँ पे करंटली Q2 FY25 में एक साल के बाद आपको 22,000 के होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको सिमिलर चीज दिखेगी कंपनी के एबिटा में भी। यहाँ पे Q2 FY24 में कंपनी का जो एबिटा था दोस्तों 1403 लाख का था, ये आपको इनक्रीज होकर 2000 लाख का होते हुए दिख रहा है Q2 FY25 में। सिमिलरली दोस्तों आपको कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 926 लाख से इंक्रीज होकर यहाँ पे 1505 लाख का होते हुए दिख रहा है Q2 FY24 के मुकाबले Q2 FY25 में, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.63 रुपीज से यहाँ पे 4.15 रुपीज हो चुका है। इस हिसाब से दोस्तों कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते रहे तो कंपनी का आपको EPS भी बढ़ता हुआ दिखेगा शानदार तरीके से, जिसके बाद कंपनी के वैल्यूएशन आपको और बेटर होते हुए देखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को H1 बेसिस पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप H1 FY24 को H1 FY25 से मिलाएं तो यहाँ पे देखिए 26,631 लाख के जो कंपनी के रेवेन्यू थे ये इंक्रीज होकर 37,000 लाख के होते हुए दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा कंपनी का एबिटा 2,465 लाख रुपीज से 3,437 लाख रुपये का होता दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट भी इतनी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए कंपनी के प्रॉफिट आपको यहाँ पे 1,639 लाख रुपीज से इंक्रीज होकर 2,434 लाख रुपीज के होते दिख रहे हैं। तो कंपनी के दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको मैंने यहाँ पे 48.48% का इंक्रीज दिख रहा है, और कंपनी के रेवेन्यू में आपको करीबन यहाँ पे 40% का जंप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप H1 FY24 को H1 FY25 से मिलाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ दोस्तों ओवर द ईयर्स कंपनी ने कैसे ग्रोथ करके दिखाई है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियरली दिख रहा है कंपनी की सेल्स काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रही है। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे मार्च 21 में 247 करोड़ की सेल की थी। इसके बाद अगले साल सेल्स बढ़ के 467 करोड़ की भी, फिर यहाँ पे करीबन आपको होती हुई दिखी है 535 करोड़ की, और करंटली यहाँ पे मार्च 24 में 603 करोड़ की। तो कंपनी की सेल्स दोस्तों पिछले 4 साल से लगातार इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% के आसपास थे मार्च 21 में, ये आपको 10 to 9% के आसपास आके स्टेबलाइज होते दिख रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी ने 9 to 10% के आसपास पिछले 3 सालों से अपने मार्जिन को स्टेबलाइज कर रखा है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी की सेल्स बढ़ी है उस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ पे अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें मार्च 21 में तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी के 0 थे। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्च 22 में काफी बड़े जंप आते हुए दिखा। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट सीधे 0 से 33 करोड़ के हुए, फिर यहाँ पे 38 करोड़ के, इसके बाद 41 करोड़ के। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे मार्च 23 से 24 में ज्यादा सडन जंप नहीं आया है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैटिश जैसे प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस में शिफ्ट कर रही है, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे डाटा सेंटर की तरफ को फोकस कर रही है और नए वर्टिकल्स के अंदर जा रही है, आपको यहाँ पे क्वार्टर बेस पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। तो मैं आपको चेकआउट करता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपनी के बिजनेस में कैसा असर पड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए कंपनी की जो सेल्स थी जून 24 में 149 करोड़ की, इसमें सडन जंप आया है और सितंबर 24 में 223 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पे आपको काफी बड़े तरीके से जंप देखने को मिला है। सिमिलरली आपको कंपनी के प्रॉफिट में भी ऐसे जंप देखने को मिला है। कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे जून 24 में 9 करोड़ के थे, जो ये बढ़ के यहाँ पे 15 करोड़ के हो गए हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे पिकअप कर रही है कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट, और जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस टाइम पे ट्रांजिशन कर रहा है, मुझे लगता है आने वाले कुछ साल कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ क्वार्टरली अपडेट्स कंपनी की। तो यहाँ पे दोस्तों Q2 FY25 की देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे कंपनी ने देखिए इस करंट क्वार्टर में सक्सेसफुली लिस्ट किया अपने को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा क्लाइंट ग्रोथ और रेवेन्यू को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मेंशन कर रखी है इन्होंने। कंपनी ने देखिए एक्सपेंड किया अपने क्लाउड और सर्विस के बिजनेस को यहाँ पे कोल इंडिया की नई सब्सिडी के लिए। इसके अलावा की देखिए यहाँ पे मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कंपनी ने क्लाउड माइग्रेशन के फॉर GST प्रयास ऐप। इसके अलावा यहाँ पे मैनेज AWS माइग्रेशन के। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो इस हिसाब से आपको कई की मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे कंपनी के जो कंपनी ने साइन किए हैं। इसके अलावा कंपनी को ऑथराइजेशन मिला है करंटली यहाँ पे डिलीवर करने के लिए ASW क्लाउड को यहाँ पे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में,
जो करंटली अलाइन करता है इंडिया के यहाँ पे EASC एजेंडा के साथ। इसके अलावा कंपनी ने करंटली स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे कुछ नई मल्टी ईयर डील साइन की है जो लॉन्ग टर्म के बेस पे साइन किया है। तो इन लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स को दोस्तों अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर कंपनी ने साइन किया है। यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एनर्जी के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट से कोट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाता हूँ क्वार्टरली अपडेट्स में कि किस हिसाब से यहाँ पे आपको रेवेन्यू का स्प्लिट दिख रहा है। तो यहाँ पे मिड मार्केट से दोस्तों कंपनी का यहाँ पे 52.88% का रेवेन्यू आ रहा है। BFSI सेगमेंट से 23% का रेवेन्यू आ रहा है। गवर्नमेंट और PSU से 7.90% का आ रहा है। IT से 7.16% का आ रहा है। कम्युनिकेशन से 6.19% का, मैन्युफैक्चरिंग से 1.34% का और हेल्थ केयर से 0.81% का। लेकिन दोस्तों ये रेवेन्यू का जो स्प्लिट है क्वार्टरली बेस पे और हो सकता है होल ईयर में ये पिक्चर आपको थोड़ी और चेंज होती हुई दिखे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंटली जो मार्केट कैप है और साथ में इसके वैल्यूएशंस को। यहाँ पे करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप है 1788 करोड़ की। तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 43 का है और इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 42 का है। तो करंटली दोस्तों कंपनी आपको इंडस्ट्री एवरेज के पी पे मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ भी देखना जरूरी है कि रिसेंटली कंपनी में काफ़ी अच्छी रन आई है 40 to 50% की। तो हो सकता है आपको नियर टर्म में हल्का सा कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिले। तो कंसोलिडेशन या करेक्शन आपके लिए काफ़ी बढ़िया मौका होगा स्टॉक में अपनी पोजीशन इंक्रीज करने का। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 34 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27 का है। जो पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 34% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ और भी ज़्यादा एक्सेप्शनल है 566% की है। यहाँ पर दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, 0.03% है डेट टू इक्विटी रेशियो। और जैसा मैंने आपको बताया वैल्यूएशंस डिसेंट लगते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि करंट प्राइस बहुत बढ़िया प्राइस है स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने का। यहाँ पे करंटली अगर मार्केट करेक्ट करती है तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं स्टॉक में ऐड करने की। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स में लास्ट में दिखाऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं स्टॉक में ऐड करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसकी बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आप रिजर्व चेकआउट करें तो लगातार कंपनी के रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे मार्च 23 में 111 करोड़ के जो रिजर्व थे 139 करोड़ के हुए और यहाँ पे मार्च 24 से सितंबर 24 के बीच में कंपनी के रिजर्व 139 करोड़ से 266 करोड़ के होते हुए दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो बोरिंग है देखिए 20 करोड़ से लगातार घट के यहाँ पे 8 करोड़ की रह गई है। तो बोरिंग की तरफ से हमें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी के रिजर्व काफी स्ट्रॉग है। इसके अलावा कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, 17 करोड़ से कंपनी के करंटली फिक्स एसेट बढ़ के 20 करोड़ के हो गए। तो करंटली जो कंपनी की बैलेंस शीट है ये काफी हेल्दी लगती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लोज को। तो करंटली दोस्तों कंपनी काफी शानदार तरीके से यहाँ पे कैश जनरेट कर रही है। अगर आप देखें मार्च 21 में 25 करोड़ का कैश जनरेट किया था, फिर 30 करोड़ का, इसका 2 करोड़ का और यहाँ पे मार्च 24 में भी 22 करोड़ का। तो यहाँ पे दोस्तों कैश फ्लो में भी कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों करंटली जो कंपनी के इन्वेंट्री डेज हैं देखिए 7 के आसपास थे 23 में, यहाँ पे भी अभी 11 के आसपास है। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया ज़्यादा। इसके बाद जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये 30 डेज के आसपास ही है। तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आता हुआ दिख रहा है आपको। वर्किंग कैपिटल डेज दोस्तों हल्के से इनक्रीज हुए हैं 51 डेज से 61 डेज के हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो यहाँ पे मेजोरिटी रेशियोज कंपनी के अच्छे दिखते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लास्ट पार्ट में जो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें काफ़ी स्ट्रॉग है 73.22% की। यहाँ पे FIAs की होल्डिंग 3.56% की है और DIs की 1.20% की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 22% की है और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करंटली कंपनी में 71,546 है। तो वॉल्यूम भी दोस्तों कंपनी में अच्छी आएगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की संख्या भी ज़्यादा है। तो ये मैंने दोस्तों आपको कंपनी के वैल्यूएशंस की साइड से, इसकी बैलेंस शीट की साइड से, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की साइड से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। यहाँ पे हमें चलेगा कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे फ्यूचर को लेकर क्या गाइडेंस दे रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों कॉन कॉल के अंदर देखिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रखा था। यहाँ पे कंपनी ने सिक्योर किया मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ और ये एनहांस करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्लाउड सर्विस के रेवेन्यू को कंपनी के। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली अलायंस किया है PSB के साथ जो अलाउड करेगा यहाँ पे क्लाउड सर्विस के प्रोविजन को 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर विदाउट एनी सेपरेट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो ये कंपनी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस के मुताबिक जो PSB अलायंस होगा इसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये कंपनी में कंट्रीब्यूट करेगा करीबन 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के अंदर कंपनी करंटली फोकस कर रही है यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेस में और इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है इंक्रीज करने के लिए कस्टमर डिमांड को यहाँ पे सिक्योरिटी सोल्यूशंस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स भी मेंशन कर रखी हैं। करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है देखिए 165 करोड़ की है। कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है ये बिलेबल होगी H2 FY25 में। इसके अलावा कंपनी एंटिसिपेट कर रही है दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 30 to 35% की ईयर ऑन ईयर बेस पे। अगर कंपनी दोस्तों यहाँ पे 30 to 35% के हिसाब से ग्रो की नेक्स्ट 3 साल में तो आपको काफी शानदार तरीके से इसमें रिटर्न बनते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा करंटली जो EBITDA मार्जिन कंपनी का देखिए 9.21% का है और कंपनी की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है
कि इसको डबल डिजिट में रीच करने की, और ये कंपनी कर पाएगी दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ा के। तो मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ से भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो कंपनी ने दोस्तों अगर यहाँ पे 30-35% की सेल्स को मेंटेन किया नेक्स्ट 3 सालों में और मार्जिन में भी एक्सपेंशन हुआ, तो यहाँ पे आपको काफी शानदार तरीके से इसके फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री के आउटलुक में भी कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। करंटली दोस्तों इस टाइम पे जो डाटा सेंटर की देखिए मार्केट है इंडिया के अंदर, ये प्रोजेक्टेड है ग्रो करने के लिए यहाँ पे 9% की सीजीआर से, और टोटल यहाँ पे जो इसका साइज होगा दोस्तों 5400 करोड़ के आसपास का होगा। तो डोमेस्टिक दोस्तों इस टाइम पे जो सर्विस इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर 7.5 to 8.5% की सीजीआर से, और प्रेजेंटली यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है कंपनी को। तो कंपनी यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर और डोमेस्टिक आईटी सर्विस मार्केट के अंदर काफी बड़े तरीके से फोकस करती हुई दिखेगी आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ चैलेंजेस मेंशन कर रखे हैं। मैनेजमेंट यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर इस टाइम पे एंड यूजर कंप्यूटिंग सेगमेंट पे, और यहाँ पे कंपनी फोकस करिए शिफ्ट करने के लिए टूवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल क्लाउड और डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कंपनी अपने बिजनेस को शिफ्ट करी है और शिफ्ट होने में हो सकता है कुछ क्वार्टर लगे, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज को ध्यान में रखना है कि कंपनी ने क्या रखा है कि यहाँ पे आपको हल्का सा सीजनल फ्लक्चुएशन आता हुआ दिखेगा Q3 में, क्योंकि आप सब लोग को पता है दोस्तों Q3 जो होता है हॉलीडे का टाइम होता है, तो हो सकता है हमें Q3 में हल्का सा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, इस तरह के स्टॉक्स में हमें एकदम से बाय नहीं करना है, हमें स्लोली स्लोली करके इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे अगर स्लो डाउन भी आया है फिर भी करंटली मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है यहाँ पे सस्टेन करने के लिए अपनी ग्रोथ के मोमेंटम को और अचीव करने के लिए ऑपरेशनल टारगेट्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है देखिए कंपनी का जो इस टाइम पे कस्टमर रिटेंशन है ये भी काफी हाई है 80 to 90% का, जो इंडिकेट करता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इसके और कस्टमर का यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल। इसके अलावा यहाँ पे फ्यूचर की गाइडेंस में दोस्तों दोबारा से मेंशन कर रखा है कंपनी की जो टारगेट है यहाँ पे 30% की ग्रोथ के हैं FY24 में सेल्स के, तो करीबन यहाँ पे आपको 600 करोड़ की होती दिखेगी। इसके अलावा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय दोस्तों इस टाइम पे करंटली कंपनी का 50 लाख के आसपास है, और यहाँ पे एट्रिशन 15 to 70% के आसपास का है। कंपनी प्लान करिए दोस्तों इंक्रीज करने के लिए मैनेज सर्विस का कंट्रीब्यूशन 15 to 25% का ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये मैंने आपको मैनेजमेंट की गाइडेंस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंपनी के टेक्निकल